हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आरआरबी परीक्षा के आज के इस वीडियो में। ये आप लोगों की क्लास नंबर 6 है। ठीक है, आप देखिए फ्रेंड्स, हमने एक दिन स्टार्ट किया, एक एक दिन हम आगे बढ़ते गए। एक डेडिकेशन था, परसिवरेंस था, एक लगन थी। और आप देखिए कि हम आज जो है 5 से ज्यादा क्लासेस हम लोग ले चुके हैं और आगे में भी ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ये जो चीज है, ये एक चीज हमें सिखाती है कि अगर हम किसी चीज को निरंतर करते रहे, एक लगन हो, ठीक है, स्टार्टिंग में चाहे कितनी भी असंभव लगे चीज, लेकिन अगर हम करते रहे तो वो चीज संभव हो जाती है। आगे आगे आप लोगों ने ऐसे ही बढ़ते रहना है। ठीक है, एक एक गोल लेकर आगे बढ़ना है आप लोगों ने। और ऐसे ही आप लोग देखोगे कि आप आरआरबी के लिए, एनटीपीसी के लिए, ठीक है, एसएससी के लिए, आपके और भी बहुत सारी जो एग्जाम्स होती है उसके लिए, इवन अगर आप केवीएस डी ट्रिपल एस भी दे रहे हो उसके लिए, बीपीएससी के लिए, आप सारी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर जाओगे आप लोग। ठीक है, ये मेहनत जो है ना, ये रंग जरूर लेकर आएंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स, हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में। आज के जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। जितने बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करके जरूर बता देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और जिन्होंने भी आरआरबी परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को सारे के सारे वीडियोस जो है वो मिलते रहे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। क्या धूमकेतु, कॉमेट उसके बीच में पाए जाते हैं? ठीक है, क्या मीटियोरॉइड्स पाए जाते हैं, ब्लैक होल पाया जाता है, या एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं? अब देखिए फ्रेंड्स, जो धूमकेतु या कॉमेट्स होते हैं ना, ये ऐसे ही जो है आवारा तरीके से सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, किधर भी घूमते रहते हैं वो। ठीक है, तो ये कॉमेट जो है वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में ऐसा नहीं है। देखिए, ये मंगल ग्रह और ये बृहस्पति ग्रह, अगर आप यहां पर में देखोगे तो इन दोनों के बीच में जो है एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ठीक है, जिसको आप लोग क्षुद्र ग्रह कहते हो, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ऐसा माना जाता है कि इनके बीच में कोई एक बड़ा सा ग्रह हुआ करता था एक समय में, लेकिन वो ब्लास्ट हो गया। ठीक है, जिसके अवशेष अभी भी यहां पर में सूरज के चक्कर लगा रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो ग्रह लगाता होगा। ठीक है, तो ये एक जो है वैज्ञानिकों का अनुमान है। तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये एस्ट्रॉइड बेल्ट पाया जाता है। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह का छल्ला जो है कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो कौन से दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है, ये आप लोग आंसर करिए ताकि आप लोगों को अब ये चीज याद हो जाए। अब आपकी मेंटल प्रॉपर्टी बन जाए ये क्वेश्चन और इसका आंसर। ठीक है, आप लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो शुद्ध ग्रह एस्ट्रॉइड कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, तो ये यहां पर मैं आप देख सकते हो, ये मंगल बृहस्पति इनके बीच में यहां पर में ये घूम रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं आपको बताना है कि चिनुक क्या है। ठीक है, चिनुक क्या है इनमें से, ये बताएंगे आप सभी के सभी। चिनुक, चिनुक का नाम सुना है कभी आप लोगों ने? देखिए चिनुक जो है ना, ये हवा है। ठीक है, एयर, ठीक है, या विंड। क्या ये ठंडी हवा है यूरोप में बहने वाली? ये ट्रॉपिकल डेजर्ट स्टॉर्म है एशिया में, पश्चिमी एशिया में बहने वाली। ये गर्म हवा है नॉर्थ अमेरिका में बहने वाली। ठीक है, ये एक अवसादी डिप्रेशन है, या फिर एक तरीके से बेसिकली पूरा का पूरा जमाव है दक्षिणी अफ्रीका के अंदर में। तो चिनुक जो है बेसिकली एक विंड है, हवा है फ्रेंड्स, ये याद रखना है। और ये गर्म हवा है, इसको स्नो ईटर कहा जाता है, क्योंकि ये हवा जब चलती है ना तो बर्फ को पिघला देती है, गर्म हवा है ये। और ये कहां पर में बहती है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर में। ठीक है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, चिनुक हवा बहुत ही फेमस है। ओके, अगर आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों को सारी की सारी विंड्स करवा दूंगा। कितने लोग चाहते हैं कि इस तरीके से सारी की सारी विंड्स मैं आप लोगों को करवा दूं, जितनी भी लोकल विंड्स है उन सारी की सारी चीजों को? तो चिनुक जो है ये याद रखिएगा आप सभी के सभी, लोकल विंड है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है और ये वार्म एयर है। ठीक है, गर्म हवा है। देखिए, हवा दो प्रकार की होती है, कुछ हवाएं होती है जो ठंडी होती है, ठीक है, कुछ हवाएं होती है जो गर्म होती है। जैसे सिरोक्को, ये यहाँ पर में आप हवा देख सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, ये गर्म हवा है, ये अफ्रीका के रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य जो सागर है, ठीक है, वहां पर में जाती है। ठीक है, ये मिस्ट्रल आप देखोगे, ये ठंडी हवा है। तो इस तरीके से गर्म और ठंडी हवाएं जो है वो इधर उधर में बहती रहती है सारी। कहीं पे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी हवा कहां पर में है। ठीक है, तो कभी अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो प्लीज याद रखिएगा आप लोग, बोरा हवा के बारे में पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, इसके बाद में ब्लिजार्ड के बारे में पूछा जाता है आप लोगों से। ओके, नॉर्टे के बारे में पूछा जाता है। तो मैं सारे के सारे अगर आप बोलोगे तो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, भारत के अंदर में भी जो है एक हवा चलती है गर्म हवा, उसको लोकल हवा है वो, उसको लू बोला जाता है। लू आपने सुना होगा ना, गर्मी के मौसम में गर्म हवाएं चलती है। आपके घर वालों, कितने लोगों ने सुना है कि गर्मी में बाहर मत निकलो अदरवाइज लू लग जाएंगी तुमको? मतलब बेसिकली वो हवाओं का जो प्रभाव बॉडी पे पड़ता है, डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है, उससे आप बहुत ज्यादा वीक फील करने लगते हो। ठीक है, तो
उसी तरीके से ये चिनुक हवा है, ठीक है, ये इसको स्नो ईटर भी बोलते हैं, ठीक है, हिम भक्षी चिनुक। तो हिम भक्षी या स्नो ईटर कौन सी हवाओं को कहा जाता है? तो लू को कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोग। चिनुक को कहा जाता है, आप लोगों ने ये याद रखना है। लू हमारे भारत के अंदर में भी चलती है, वो भी गर्म हवा है। ओके, ये पूरी की पूरी लिस्ट है, इसको आप लोगों को मैं पूरा का पूरा एक करवाने वाला हूं, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के रख लीजिए आप लोग, ताकि आपको सारी की सारी चीजें मिल जाए। हर एक बच्चा जिसने भी अब तक चैनल को, आरआरबी परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी कर लेंगे यहाँ पर में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? ठीक है, अब ध्यान से समझिए आप लोग, दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमारी पृथ्वी सूरज का जो चक्कर लगा रही है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा रही है, ठीक है। मंगल ग्रह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। बुध ग्रह जो सबसे नजदीकी ग्रह है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स शुक्र ग्रह की, ठीक है, तो शुक्र ग्रह ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। वही अगर हम बात करेंगे एक और ग्रह है, वो है यूरेनस, ठीक है, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो शुक्र और यूरेनस, ठीक है, तो यूरेनस और वीनस ये दो ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ठीक है। बाकी सारे के सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रख लेंगे आप लोग, ताकि आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से याद हो जाए आप सभी लोगों को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की थी? ये क्वेश्चन जो है अभी जो चंडीगढ़ की एग्जाम हुई थी उसके अंदर में भी ये क्वेश्चन आया था। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन आया था उसके अंदर में। तो अब तो यहाँ पर हमने उसको एक लेवल और आगे बढ़ा दिया है कि किसने की थी और कब की थी। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग इसका आंसर कर पाओगे। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कर रहे हो, इसी तरीके से अच्छे से आंसर करते रहिए। स्पीड में कमेंट के अंदर में आप लोगों के आंसर आने चाहिए, ठीक है। तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना जो है फ्रेंड्स, ये प्लीज याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी ने की थी, ठीक है। कब की थी? 1959 के अंदर में। ओके, कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी, सी राजगोपालाचारी ने। प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप सभी के सभी लोग लिख दीजिए, स्वतंत्र पार्टी सी राजगोपालाचारी, ठीक है, ईयर 1959 के अंदर में। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। जनता पार्टी की स्थापना, वन ऑफ द फाउंडर, वैसे काफी सारे लोग थे उसके अंदर में, ठीक है, लेकिन जनता पार्टी के वन ऑफ द जो फाउंडर थे वो थे जयप्रकाश नारायण जी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, बीजेपी की स्थापना कब हुई, अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है ये, ठीक है। तो बीजेपी की स्थापना कौन से साल के अंदर में हुई थी? 1980 के अंदर में हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, सीपीआईएम जिसको बोला जाता है, उसकी स्थापना ज्योति बसु ने की थी 1964 में, ठीक है, ए गोपालन के साथ में मिलकर। ओके, चलिए, तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 1980 के अंदर में, जनता पार्टी 1977 के अंदर में जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। स्वतंत्र पार्टी सी राजगोपालाचारी 1900, ठीक है, 59 के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण निर्धारित नहीं है, कहां पर में नहीं है? देखिए, भारत के संविधान के अनुसार, ठीक है, लोकसभा के अंदर में अनुसूचित जाति और जनजाति एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन रहेगा, ठीक है। भारत की जो अलग अलग राज्यों की विधानसभा है, ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग रिजर्वेशन है, ठीक है, किसी में कम किसी में ज्यादा, अलग अलग उनके जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। लेकिन राज्यों की विधानसभा के अंदर में है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। राज्यों की विधानसभा के अंदर में, विधान परिषद के अंदर में ये नहीं होता है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। कहां पर में रिजर्वेशन नहीं है? तो विधान परिषद के अंदर में अनुसूचित जाति और जनजाति का रिजर्वेशन नहीं होता है, और राज्यसभा जो है उसके अंदर में भी रिजर्वेशन नहीं होता है इसमें, ठीक है। राज्यसभा में भी रिजर्वेशन नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा में भी कोई थोड़ी ना अनुसूचित जाति और जनजाति का रिजर्वेशन है। इसी वजह से हम यहां पर में एक और ऑप्शन जोड़ देंगे, ठीक है, यहां पर में मोटा, मोर देन वन ऑफ दी अबव, ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो यहां पर में आंसर आप लोगों का लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो जाएगा, विधान परिषदों के अंदर में भी नहीं होता है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि विधान परिषद के अंदर में भी नहीं होता है। और आप लोगों ने याद रखना है कि विधान जो राज्यसभा है इसमें भी नहीं होता। लोकसभा और विधानसभा के अंदर में रिजर्वेशन है, लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा और विधानसभा में 6 राज्य ऐसे जहां पर में विधान परिषद है। कौन कौन से 6 राज्य है बता सकते हो आप लोग जिनमें विधान परिषद है विधानसभा के साथ साथ में? 6 राज्य है, उनके नाम आप बता दीजिए।
विधान परिषद जहां भी है, जिन भी राज्यों के अंदर में, वहां पर में आप लोगों को रिजर्वेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। राज्यसभा, हमारे संसद का एक सदन, उसमें भी अनुसूचित जाति जनजाति का रिजर्वेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव। याद रहेगा आप सभी लोगों को ये चीज। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। ठीक है, ये इसका आंसर ई कर लीजिएगा आप लोग सभी लोग। भारत में पहली बार जनगणना ब्रिटिश काल में किसके कार्यकाल में आयोजित की गई थी? बताइए, किसके समय में जो है जनगणना आयोजित की गई थी भारत में पहली बार? अगर मैं आप लोगों को बताऊं फ्रेंड्स, भारत के अंदर में पहली बार जनगणना का जो प्रयास हुआ था, ठीक है, वो हुआ था 1872 में। उस समय में लॉर्ड मेयो भारत के क्या थे? वायसराय थे, लॉर्ड मेयो। लेकिन ये जनगणना जो है देशव्यापी स्तर पे नहीं थी, पूर्ण नहीं हो पाई थी ये जनगणना। पहली बार जो पूरे स्तर पर, पूरे भारतीय स्तर के ऊपर में कंप्लीट जो सेंसस हुई थी, वो हुई थी 1981 में, लॉर्ड रिपन के समय में। बट अगर आप लोगों से सॉरी 1881 के अंदर में अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए पहली बार जनगणना किसके समय में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। लेकिन अगर पहली बार कंप्लीट सेंसस, मतलब अगर आपके शब्द में क्वेश्चन के अंदर में कंप्लीट आ जाए, ये शब्द आ जाए कंप्लीट, या इससे मिलता जुलता शब्द आ जाए, ठीक है, तो आप लोगों ने लॉर्ड रिपन लगाना है। लेकिन अगर आप लोगों से यह पूछा जाए कि पहली बार जनगणना ब्रिटिश काल में किसके समय में हुई थी, तो आपका आंसर निर्विवाद रूप से, ठीक है, लॉर्ड मेयो होगा। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अगर कंप्लीट सेंसस पूछा जाए आप लोगों से, तो आंसर आप लोगों का होगा लॉर्ड रिपन के समय में, 1881 में। ठीक है, अदरवाइज 1872 के अंदर में लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार हुई थी, कंप्लीट नहीं थी ये, लेकिन हुई थी। ठीक है, जनगणना। ओके, अब इसको मिलाते हुए, ये वाली 1872 की जनगणना को मिलाते हुए 2011 की जो जनगणना थी हमारे भारत की, 2011 में जो जनगणना हुई थी लास्ट टाइम, वो 15th नंबर की सेंसस थी। ठीक है, अब 2026 के अंदर में जो जनगणना होने वाली है हमारी, ठीक है, 2026 में होती है या 27 के अंदर में, अभी घोषणा तो की गई है 26 में करेंगे, अब देखते कितनी वो करवा पाते हैं या नहीं। तो वो 16वें नंबर की सेंसस होंगी, 16th नंबर की। ठीक है, अब जो होगी वो 16वें नंबर की जनगणना होगी। ठीक है, तो इसको लेकर भी जो भी न्यूज आती रहेंगी वो भी आप लोगों को जो है आरआरबी परीक्षा चैनल के ऊपर में मिलता रहेगा। तो आरआरबी परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि सारी अपडेट्स आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? ठीक है, सबसे दक्षिणी भाग के अंदर में, तो हमारा भारत, अगर यहां पर मैं, तो हमारे भारत के सबसे दक्षिणी हिस्से में इनमें से कौन सी वाली पहाड़ी आप लोगों को मिलेंगी? तो नीलगिरी की पहाड़ियां जो है ना, नीलगिरी हिल्स, ये आपको मिलती है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के जो है संगम पर, तमिलनाडु वाले साइड में नीलगिरी की पहाड़ियां, डोडा बिट्टा इसकी सबसे ऊंची हिल्स है। ठीक है, पलानी हिल्स आप लोगों को ईस्टर्न साइड के अंदर में मिलेगी। वही अगर मैं बात करूं कार्डमम पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, तो ये सबसे दक्षिणतम भाग में है भारत के। ठीक है, तो भारत के सबसे दक्षिणी हिस्से में आप लोगों को इलायची की, कार्डमम पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां इसलिए बोलते हैं क्योंकि मसाले वहां पर में बहुत ज्यादा उगते हैं, इसी वजह से। ठीक है, कार्डमम हिल्स या इलायची की पहाड़ियां यहां पर में आप लोग देख सकते हो इस मैप के अंदर में। ठीक है, ये सबसे दक्षिणी हिस्से के अंदर में कार्डमम हिल्स, ठीक है, पहाड़ियां। तो कार्डमम हिल्स, इलायची की पहाड़ियां भारत के सबसे दक्षिणी भाग के अंदर में स्थित है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? इनमें से कौन सी पुस्तक है जो राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है? आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि आपका जो अभी जो 17 नवंबर से पेपर होना था आरआरबी का, उसके ऊपर में स्टे लगा है। हो सकता है कि ये पेपर थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि 30 तारीख को यही घोषणा हो जाए कि नहीं 17 नवंबर से ही पेपर होगा। दोनों ही कंडीशन में आपने क्या करना है, अपने अपनी पढ़ाई को 17 नवंबर समझ के ही करना है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा आपका? एक तो आप अपनी मेहनत जारी रखोगे, जो है एकदम लीनियंट नहीं बन जाओगे, ठीक है, आराम से नहीं लोगे ये सारी चीजों को, आप अपने आप को पढ़ाई में झोंके रखोगे, ऐसा समझ के कि भाई 17 को ही पेपर है। अगर आगे बढ़ता है पेपर तो आपको एक्स्ट्रा समय मिलेगा और आपका फायदा होगा, आप ज्यादा पढ़ाई कर पाओगे। और अगर उसी समय पे होता है तो आपका फायदा होगा, क्योंकि आपने अपनी मेहनत जारी रखी और बाकी बच्चे जो है वो क्या हो गए थे, एकदम रिलैक्स हो गए थे। ओके, तो यही मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अपनी पढ़ाई को ऐसे ही समझ के चलिए जैसे 17 नवंबर को पेपर है आपका। ओके, तो इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है? तो इंडिया डिवाइडेड, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये लिखी गई थी। ठीक है,
तो इंडिया डिवाइडेड, ये पुस्तक राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, इंडिया डिवाइडेड। राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले जो है राष्ट्रपति थे, ये याद रखना, आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले गैर भारतीय व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय मतलब नॉन इंडियन व्यक्ति। अच्छा, एक चीज और भी है, आप ये भी मुझे बता सकते हो कि अब तक कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है, बेसिकली भारत रत्न, जो गैर भारतीय थे, बता सकते हो आप लोग? कितने इंडियंस है जिनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला है जो गैर इंडियन है? केवल 2 है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो सबसे पहला जो मिला था वो मिला था खान अब्दुल गफ्फार खान को, और दूसरे नंबर पे जो है फ्रेंड्स, ठीक है, वो कौन है? नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो 2 ही है विदेशी, ठीक है, जिनको मिला है। खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान के, ब्रिटिश भारत में उनका जन्म हुआ था, लेकिन बंटवारे के बाद में वो पाकिस्तान के नागरिक बन गए थे। और नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के नागरिक थे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के बाद में जाके राष्ट्रपति भी बने वो, ठीक है, 27 साल तक जेल में भी रहे वो। तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे जिनको पहली बार मतलब भारत रत्न सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से, खान अब्दुल गफ्फार खान को, जिनको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, उनको कब मिला था? तो 1987 के अंदर में मिला था। और नेल्सन मंडेला को कब मिला था भारत रत्न? तो ये भी याद रख लेना आप लोगों ने, 1990 के अंदर में मिला था, ठीक है। ये दोनों पॉइंट याद रहेंगे आप सभी लोगों को, एक बार लिख दीजिए कमेंट के अंदर में। 2 ही लोगों को तो मिला है, तो आप आराम से याद भी कर सकते हो इनको, क्योंकि एग्जामिनर भी पूछ सकता है ना ये क्वेश्चन आप लोगों से, ठीक है। चलिए, अब देखिए, आप लोगों से ये बोला जा रहा है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि भारत में संविधान सभा का जो गठन है वो कब हुआ था? ये हुआ था 1946 के अंदर में, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 6 दिसंबर को इसका गठन किया गया था, मतलब नोटिफिकेशन जारी किया गया था 6 दिसंबर को, और 3 दिन बाद 9 तारीख को इसकी पहली बैठक भी हो गई। पहली बैठक जब हुई तो उसके टेम्पररी रूप से अध्यक्ष बने थे, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी। 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद जी उनके उसके परमानेंट अध्यक्ष बन गए। लेकिन जब राजेंद्र प्रसाद कभी अवेलेबल ना हो तो कोई ना कोई उपाध्यक्ष भी तो होना चाहिए ना, जो उसकी कार्रवाई को चलाए। तो 2 उपाध्यक्ष थे इसके अंदर में, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। एक थे एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी, और एक थे वी.टी. कृष्णमाचारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों में से कोई एक ही आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, तो वो एक ही लगाना है आप लोगों ने, ठीक है। लेकिन अगर दोनों दिया जाए और इस तरीके से क्वेश्चन बने तो फिर आप लोगों का आंसर क्या होगा यहाँ पर में? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आप लोगों का हो जाएगा डी, बी एंड सी यहाँ पर में आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में जो ऑप्शन दिया है और जो सी में दिया हुआ है, ओके। ऐसे आप लोगों ने लगाना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। संविधान सभा के उपाध्यक्षों के नाम पहले बने थे एच.सी. मुखर्जी, और उसके बाद में जो है वी.टी. कृष्णमाचारी को भी उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो 2 उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के, वाइस प्रेसिडेंट संविधान सभा के, ठीक है, एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी, लिख दो सभी लोग। और प्रेसिडेंट कौन थे संविधान सभा के? अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, और टेम्पररी अध्यक्ष केवल 2 दिन के लिए जो बने थे 9 तारीख से और 11 तारीख तक के लिए, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है। तो सच्चिदानंद सिन्हा ओल्डेस्ट मेंबर थे संविधान सभा की, इसी वजह से उनको 9 तारीख को टेम्पररी अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बन गए, ठीक है। एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, ठीक है, ये 2 जो है भारत के संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ना आगे बढ़ते हम लोग, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मार्क करेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान में कौन कौन शामिल होता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 79 के अनुसार, ठीक है, हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 79 के अनुसार लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर भारत की संसद बनाते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति, ओके। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी आप लोगों ने याद रखना है संसद का ही अंग है, ओके। तो इसी वजह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 सदन है और राष्ट्रपति, ये मिलकर हमारे भारत का एक, भारत की संसद या भारत की जो विधायिका है वो बनाएंगे। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है,
कितने लोगों का सही हुआ था आंसर, हाथ ऊपर करके एक बार बता दीजिए। मैं यहाँ पर मैं नाम भी देख लूंगा कि कितने लोग हैं जिन लोगों ने सही आंसर किया था। हाथ ऊपर करके बता देंगे। और जल्दी जल्दी से जिन बच्चों ने आरआरबी परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे आप लोग। नाउ 1988 के बाद, ठीक है, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके बाद में, ठीक है, जो मतदान करने की जो आयु थी 21 वर्ष थी पहले, उसको घटाकर कितना कर दिया गया था? बताइए जल्दी जल्दी से। देखिए 1988 के अंदर में एक संविधान संशोधन हुआ था, 61वें नंबर का संविधान संशोधन, जो 1989 के अंदर में लागू हुआ था। ठीक है, लागू पास तो चलो 88 में हो गया था, लेकिन लागू उसको किया गया था 1989 के अंदर में। पहले भारत के अंदर में जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की जो उम्र थी भारत के संविधान लागू होने से उसके यहाँ तक की 21 साल थी। 21 साल के हो गए तभी आप वोट डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स, अब वोट डालने की उम्र जो है वो आपकी 18 साल कर दी गई। ठीक है, तो 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। कौन सा संविधान संशोधन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 61वां संविधान संशोधन था, ये याद रखना है आप लोगों ने। और कौन से साल में हुआ था, उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी क्वेश्चन आता है। जब ये संविधान संशोधन हुआ था, आयु कम की गई थी, उस समय में कौन थे? ठीक है, बता सकते हो आप लोग कौन थे उस समय में? प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, ये याद रखना है आप लोगों ने, राजीव गांधी। ठीक है, चलिए, तो 88 में संविधान संशोधन हुआ था, लागू हुआ था 1989 के अंदर में। 21 वर्ष से घटाकर 18 साल कर दी गई थी वोटिंग की एज। ठीक है, और उस समय में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पर में एक क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका गए थे। ठीक है, आपको पता है क्यों गए थे? दादा अब्दुल्ला एक गुजराती व्यापारी थे जो साउथ अफ्रीका में अपना व्यापार करते थे। तो उनको एक काठियावाड़ी, एक गुजराती काठियावाड़ी एक जो है व्यक्ति की जरूरत थी जो वकील हो और उनके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का सारा काम भी देख सके। ठीक है, तो दादा अब्दुल्ला की कानूनी समस्याओं को सुलझाने के लिए महात्मा गांधी किस वर्ष डरबन पहुंचे थे, साउथ अफ्रीका गए थे? कौन से साल में साउथ अफ्रीका गए थे वो? ठीक है, तो किसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए या किसके लिए काम करने गए थे? दादा अब्दुल्ला की फर्म के लिए काम करने के लिए गए थे। और कौन से साल में गए थे? तो 1893 के अंदर में गए थे। ये एनवीएस की एग्जाम के अंदर में आ चुका है ये क्वेश्चन ऑलरेडी। किसी भी और भी एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। कहाँ पहुंचे थे ये भी क्वेश्चन बन सकता है। साउथ अफ्रीका में भी कहाँ पहुंचे थे? डरबन में पहुंचे थे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप सभी। ओके, तो दोनों ही पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। डरबन में नटाल नाम की जो जगह है वहां पर में ही उतरे थे ये। ओके, भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, ये बताएंगे आप लोग। भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? थैंक यू देवेश। तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? प्रकाश सिंह खैरो को, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम को, एम एस स्वामीनाथन को, या इनमें से किसी को नहीं? तो भारत में हरित क्रांति बेसिकली हमारे भारत को अनाज के अंदर में, ठीक है, खाद्यान्न के अंदर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। अदरवाइज इससे पहले विदेशों से जो अनाज आता था उसके ऊपर में हम लोग निर्भर होते थे। तो एम एस स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो हरित क्रांति 1960 के दशक में, टू बी स्पेसिफिक मैं आपको बताऊं तो 1966 के आसपास में, ठीक है, भारत में शुरू हुई थी। उससे पहले पूरे दुनिया भर के अंदर में अगर किसी ने इसको पहली बार ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक अगर किसी को माना जाता है दुनिया के अंदर में, पहला बार किसी ने अगर किया था वो थे नॉर्मन बोरलॉग। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन। क्या आप दोनों चीजें लिख सकते हो यहां पर में? अगर आप लोगों से बोला जाए कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक किसको मानते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को। और ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर में आप लोगों का, वर्ल्ड में किसको माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। लेकिन अगर आप लोगों से भारत में बोला जाए ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ठीक है,
तो वो MS स्वामीनाथन है। सभी लोग एक बार लिख दीजिए ताकि कोई भी आप लोग जो है यहाँ से अगर क्वेश्चन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग कर दे इसमें। ठीक है, MS स्वामीनाथन को आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2024 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो मरणोपरांत MS स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, इससे पहले वो पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित हो चुके थे, भारत रत्न से नहीं हुए थे, तो वो 2024 में वो भी मिल गया उनको। राज्यपाल को किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए संबंधित राज्य विधानमंडल को कब तक वापस करना होता है? मान लीजिए कि कोई एक विधेयक है जो राज्य की विधान जो है सभा ने या विधान मंडल ने, ठीक है, अगर वहां पर में विधान परिषद भी है तो दोनों ने मिलकर पास किया। ओके, तो कितने दिनों के अंदर में उसको वापस भेजना होता है वो उनको, ऑर्डिनरी विधेयक को? वैसे एक चीज अगर मैं आप लोगों को बताऊं फ्रेंड्स, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके अनुरूप आप लोगों को देना है कि अगर राज्यपाल को किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजना है वापस, तो वो कितने समय के अंदर में भेजेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर में क्या हुआ है कि राज्यपाल जो है वो पहले क्या करते थे ना, वो अपने पास में रख लेते थे। ठीक है, अपने पॉकेट में रख लेते थे और उसको वापस भी नहीं करते थे। ठीक है, पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेजते थे और ना ही वो उसको पास करते थे। अभी क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि राज्यपाल जो नो लिमिट तक अपने पास में हमेशा रख लेते हैं और जो जो कानून उनके पास में आया है उनके सहमति के लिए, ठीक है, वो उसको ना तो वापस कर रहे हैं ना पुनर्विचार के लिए भेज रहे हैं, लेकिन अपने पास में रख ले रहे हैं। तो उसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर में स्पष्ट आदेश दिया है कि 2 महीने के अंदर अंदर जो है आपने क्या करना है। ठीक है, 2 महीने के अंदर में, पहले अभी यहाँ पर में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया था उससे पहले नो लिमिट थी, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया उसके बाद में अब यहाँ पर में लिमिट लग गई है कि आपको अगर पुनर्विचार के लिए भेजना ही है, आपकी इच्छा है कि आप एक बार चाहते हो कि भाई पुनर्विचार करवा लिया जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश कानून माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, उसके कानून को, उसके आदेशों को संभाल के रखा जाता है, उसके आदेशों को कानून ही माना जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो कानून है। ठीक है, जूबिया बोल रहे हैं कि सर ये बीपीएससी में पूछा था क्वेश्चन, आंसर नो लिमिट था। क्वेश्चन आया कब था? क्या सुप्रीम कोर्ट के अभी 2 महीने पहले के आदेश के पहले ये क्वेश्चन आया था आपका? नहीं। अब इसी वजह से मैं बता रहा हूं, ठीक है, इसी वजह से बता रहा हूं कि पहले इसका आंसर नो लिमिट था, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है तो हो गया ना चेंज। अब थोड़ी ना है कि भाई बीपीएससी ने क्वेश्चन दे दिया था अब क्या चेंज करे यार, बीपीएससी ने तो ये क्वेश्चन देकर समस्या पैदा कर दी देश भर के अंदर में। अब हम कानून चेंज ही नहीं कर सकते, अब तो हम कोई आदेश पारित कर ही नहीं सकते, संसद तो कानून बना ही नहीं सकती, विधानसभा तो कानून बना ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बीपीएससी ने क्वेश्चन में दे दिया, कोई एग्जामिनर ने कानून पूछ लिया, वो थोड़ी ना कानून बना सकते, वो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। ठीक है, उस समय था वो कानून, लेकिन अब अगर ये क्वेश्चन आए तो सुप्रीम कोर्ट जो कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है, अपने आप में उसके कानूनों को, उसके कानून, उसकी जो आदेश है वो अपने आप में कानून होते हैं। ठीक है, अपने आप में कानून होते हैं, तो ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स। अब 2 महीने की लिमिट है, ये प्लीज इसको समझ लीजिए आप लोग, आपके काम की बात बता रहा हूं मैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो अब यहां पर मैं आप लोगों के लिए लिख भी देता हूं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है ये अपने आप में। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 129 के अंदर में दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रहेगा। इसका मतलब कि उसके आदेश को कानून के रूप में माना जाएगा। ठीक है, इसके कानून, उसके आदेश के खिलाफ कोई भी लोअर कोर्ट आदेश पारित नहीं कर सकती जब तक संसद इस कानून को पलट ना दे संसद के अंदर में। ठीक है, तब तक यह कानून रहेगा, अपने आप में कानून है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा इसको, इसका ये मतलब होता है। और सेम चीज जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि हाई कोर्ट के अंदर में भी है। हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ठीक है, हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, वो आप लोगों को दिया हुआ है 215 के अंदर में, आर्टिकल नंबर 215 में। आपको सारी चीजें बता सकता हूं मैं,
बट मुझे ना पढ़ने वाले बच्चे चाहिए। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आप सही से पढ़ रहे हो, आपका रिस्पॉन्स सही से यहाँ पर में मजा आ जाता है, ठीक है, पढ़ाने में आपको। तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया वो कर देंगे। आपके लाइब्रेरी के ग्रुप, कॉलेज के ग्रुप, टेलीग्राम, हर जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को। जी बिल्कुल, सारा का सारा पढ़ाएंगे सुप्रिया जी। ओके चलिए। किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने गुलरुखी नाम से फारसी कविताएं लिखी और गैर मुस्लिमों पर जजिया कर दोबारा लगाया? बताइए, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखी का मतलब ये है कि जो वो कविताएं लिखते थे तो नीचे में गुलरुखी लिखा करते थे। ठीक है, तो देखिए बेसिकली एक दिल्ली सुल्तान जो कविताएं लिखा करता था, और जब कविताएं लिखता था, ठीक है, तो नीचे में अपना नाम गुलरुखी लिखता था। मतलब बेसिकली जैसे होते हैं ना, कई सारे शायर होते हैं जो अपना नाम अलग अलग नाम लिखते हैं, ठीक है, तो कोई शायरी लिख दी या कोई लाइन लिख दी अच्छी सी, ठीक है, और अपना नाम, कोई अपना उपनाम लिख देते, शायरी वाला नाम लिख देते। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं, कुछ लोगों की आंखों में खड़कने खटकने का भी अपना ही मजा है, और नीचे में अपना नाम लिख दिया गुलरुखी। तो ये कौन लिखता था? ठीक है, ये लिखता था सिकंदर लोधी। ठीक है, गैर मुस्लिमों पर जजिया कर दोबारा लगाने का जो है वो उसी ने किया था, लोधी वंश का शासक था ये, ठीक है, सिकंदर लोधी। तो याद रखना आप लोगों ने, आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सिकंदर लोधी फारसी भाषा के अंदर में कविताएं लिखता था और अपना नाम गुलरुखी लिखता था। इसने आगरा शहर जो है इसका निर्माण कार्य करवाया था, ठीक है, और आगरा को अपनी राजधानी बना दिया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि आगरा को राजधानी किसने बनाया था? आगरा शहर का निर्माण करा के अपनी राजधानी बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो सिकंदर लोधी को जाता है। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। ठीक है, चलिए नाउ अब देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची, पिछला लेक्चर कितने लोगों ने देखा है? सारी की सारी अनुसूचियां कल लेक्चर में हमने करवाई आपको, ठीक है, सारी अनुसूचियां करवाई, सब कुछ आपको पढ़ाया है। मुझे ये चीज बताओ कि जो 5वीं अनुसूची है हमारे भारतीय संविधान की, वो जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात करती है, लेकिन जो 6वीं अनुसूची है वो कुछ खास राज्य है पूर्वोत्तर के, नॉर्थ ईस्ट के खास राज्य है, उनके बारे में, उनके प्रशासन के लिए अलग से बनाई गई एक व्यवस्था है, या उनको ज्यादा कुछ अधिकार देने के लिए बनाई गई एक व्यवस्था है। बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका? पीडीएफ जो है आपका, आपको आरआरबी परीक्षा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में मिल जाती है। तो आरआरबी परीक्षा चैनल के ऊपर में कितने लोग जुड़े हुए हैं? अगर कोई ऐसा है जो नहीं जुड़ा हुआ है तो वो जरूर जुड़ जाएगा, ताकि आपको सारी चीजें मिलती रहे वहां पर में। तो 6वीं अनुसूची, ठीक है, इसके अंदर में कौन कौन से राज्य आते हैं? पूर्वोत्तर के, पूर्वोत्तर के राज्य आते हैं उसके अंदर में, ठीक है, ATMM है उसके अंदर में उसका, ठीक है, ATMM। ओके, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, आप देख लीजिए, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहाँ पर में 2 A तो नहीं है, तो यहाँ पर में आसाम, अरुणाचल ये नहीं हो सकता था। ठीक है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नागालैंड में भी देखो एन यहाँ पर में है नहीं, ATMM आपको बोला ना मैंने कि ये ट्रिक है उसके, ठीक है, हाँ एन भी नहीं है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज लिख लीजिए आप सभी के सभी, ठीक है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। और जिन भी बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स, ताकि आप लोग मुझे समझ में आ सके कि कौन बच्चे यहाँ पर में जो लॉयल है और कंटिन्यूअसली अपने एफर्ट्स दे रहे हैं। जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। ये सारे के सारे शेड्यूल्स है, अगर आप चाहते हो कि ये सारे शेड्यूल्स मैं एक बार फिर से आप लोगों को पढ़ा दूं, तो मुझे कमेंट के अंदर में जरूर बताइएगा आप लोग। ओके, मैं सारे के सारे शेड्यूल्स आप लोगों को करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस वर्ष लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा की कि मुगल सम्राट बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को लाल किला छोड़ना होगा? ठीक है, उसने कौन से साल में घोषणा की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्चुअली लॉर्ड डलहौजी ने ये कहा कि, ठीक है, कि बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जो है मुगल सम्राट, जब इनकी मृत्यु हो जाएगी
तो उनके बाद में जो भी उत्तराधिकारी रहेगा उनका, वो लाल किले में नहीं रहेगा, उनको लाल किले से बाहर निकाल दिया जाएगा, लाल किले के बाहर कहीं तो भी उनको रखा जाएगा। ठीक है, तो लाल किले के बाहर में रहेंगे, लाल किले से बाहर इनको निकाला जाएगा। तो ये बात जो है वो कही थी। तो लाल किले से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये बात कौन से साल में उसने कही थी, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो 1849 के अंदर में ये बात कही थी। और फिर बाद में 1856 में एक और बात कही गई कि बहादुर शाह जफर जो है वो आखिरी मुगल बादशाह होंगे, लास्ट बादशाह होंगे। ये किसने कहा था? आखिरी मुगल बादशाह होंगे, ये बात किसने कहा था 1856 में? क्या ये बता सकते हो आप लोग? देखो, डलहौजी ने तो ये कहा था कि जब बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाएगी तो उनका जो उत्तराधिकारी रहेगा वो लाल किले में नहीं रहेगा, ये उसने कहा था 1849 के अंदर में। उसके बाद में लॉर्ड डलहौजी के बाद में जो लॉर्ड कैनिंग आया था, लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल बनके, तो उसने 1856 में यह घोषणा कर दी कि जब बहादुर शाह जफर मर जाएंगे, ठीक है, तो उनके बाद में कोई भी बादशाह नहीं बनेगा, वो केवल प्रिंस कहलाएगा और मुगल बादशाहत यहां खत्म हो जाएंगी। मुगल बादशाह आखिरी मुगल बादशाह होंगे बहादुर शाह जफर। यह घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने की थी। और ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हो कि लाल किला छोड़ना होगा बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारी को। ये क्वेश्चन 1849 के अंदर में किसने कहा था, ये पूछ सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था कि मुगल बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? ठीक है, ये लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। ओके, चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप सभी लोगों ने याद रखना है अच्छे से। ठीक है, 200 लाइक्स से हम लोग केवल 4 लाइक्स दूर है, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे सभी के सभी बच्चे। आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे किस पैदल सेना के सिपाही थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मंगल पांडे कौन सी पैदल सेना के सिपाही थे? आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स की फंडामेंटल जो है आप लोगों के राइट्स की क्लास टीचिंग परीक्षा के ऊपर में भी होने वाली है, तो उस सेशन को भी आप लोग जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे भी आप लोगों को पढ़ने के लिए मिल जाए। और हाँ, आपकी जो नेक्स्ट क्लास होंगी वो 22 तारीख को होंगी, अभी आरआरबी परीक्षा के ऊपर में। और उस क्लास के ऊपर में, ठीक है, आरआरबी परीक्षा के ऊपर में आप सभी उस क्लास में हमने अब तक जितने भी सेशन किए, पूरे 6 के 6 क्लास की रिवीजन हम लोग करेंगे। तो आप लोग ये 6 क्लास अच्छे से पढ़ के आइए, कि आपके पास में मौका है। एक भी बच्चा अगर आप लोगों में से ये कर लेता है तो मैं समझ जाऊंगा कि वो बच्चा आगे बढ़ने लायक बच्चा है। ठीक है, वो एग्जाम क्लियर कर लेगा। तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है, 34th नंबर की जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, उसके मेंबर थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, मंगल पांडे। 1857 के अंदर में 29 मार्च को अपने सीनियर के ऊपर में गोली चला दी थी इन्होंने, 29 मार्च 1857 को, जिसकी वजह से 8 अप्रैल, ठीक है, 1857 को बैरकपुर के अंदर में इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो कब इन्होंने गोली चलाई थी? 29 मार्च 1857 को, और कुछ ही दिनों बाद उनको फांसी भी दे दी गई। पहले ये फांसी 18 अप्रैल को दी जाने वाली थी, लेकिन बगावत ना हो जाए इस वजह से फांसी को प्रीपोन कर दिया गया, जल्दी से दे दिया गया, ताकि कोई और बगावत ना कर दे उनको बचाने के लिए या फांसी रोकने के लिए। ठीक है, तो 34वें नंबर की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के मेंबर थे। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन। ठीक है, लिख देंगे सभी के सभी लोग कमेंट के अंदर में। ओके, और 8 तारीख के लिए जो है आप लोगों का बेसिकली 22 तारीख के लिए आप सभी लोग अगर तैयार हो कि 22 अक्टूबर को जो आप लोगों की मैं रिवीजन क्लास लेने वाला हूं, ठीक है, सारे के सारे 6 क्लास की, अगर आप तैयार हो तो मुझे कमेंट के अंदर में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, ताकि उस तरीके से उतना जितना ज्यादा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उतना ज्यादा मोटिवेशन के साथ में हम आप लोगों के लिए क्लास बना पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो 22 तारीख को मिलते हैं फ्रेंड्स, और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा पढ़ेगा, ठीक है, वो आगे बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आरआरबी परीक्षा जहां पर में आपकी प्रिपरेशन बनती है आपकी सिलेक्शन। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोगों को सारी जानकारी और पीडीएफ के लिए, इस वाली पीडीएफ के लिए और क्विज के लिए आप को जो है पिंड कमेंट के अंदर में आरआरबी परीक्षा का टेलीग्राम की लिंक दी गई है। इस सेशन उस लिंक को ज्वाइन जरूर कर लीजिए आप सभी लोग, आपको लिंक दी गई है। ठीक है, आरआरबी परीक्षा, उसके ऊपर में ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर में आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।